किसान भाइयों बहनों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है, इस कार्यक्रम में हम हमेशा आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम जानकारियां लेकर आते हैं। इसी के अंतर्गत आज के कार्यक्रम में हम फिर से हाजिर हैं लेकर कुछ अहम जानकारियां, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाएंगे खबरें खेती की। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिहार बीज उत्पादन में बनेगा आत्मनिर्भर प्रदेश, सरकार कर रही है प्रयास। गेहूं में पहली सिंचाई का यही समय, साथ ही नेत्रजन का करे प्रयोग। मेंथा की खेती से किसानों को मोटी कमाई हुई संभव। किसान भाइयों, चौथे कृषि रोड मैप में बिहार को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। बीते दिनों मीठापुर के कृषि भवन में बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि बीज उत्पादन के लिए जल्द ही विभाग के स्तर पर एक विशेष नीति तैयार की जाएगी, ताकि प्रदेश के किसानों को बीज के लिए कहीं भटकना न पड़े। चौथी कृषि रोड मैप बन रही है, उसमें हमारे जो है अधिकारी गणों ने ये निर्णय लिया है, हम लोगों ने भी सब मिलकर के ये फैसला लिया है कि पीओपी मोड पे जो हमारे जो ज़मीन है एग्रीकल्चर, उसमें हम प्राइवेट एजेंसी को, किसानों को, सब लोगों को हम लोग मौका देंगे ताकि आप बीज का उत्पादन नहीं करिए। किसान भाइयों, आप अपने खेतों में गेहूं की बुवाई कर चुके होंगे। अगर बुवाई को 20 से 25 दिन हो गए हैं तो आप अपनी फसल की पहली सिंचाई अवश्य कर दें। साथ ही नेत्रजन का प्रयोग भी करें। 2-3 फसल चक्रों में अगर आपने सल्फर का प्रयोग नहीं किया है तो अवश्य कर दें। गेहूं की अच्छी बढ़ोतरी के लिए बेहद ही जरूरी है। खेती की खबरों में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात पटना जिले के वादीपुर गाय के किसान अमरीश कुमार से, जो पिछले 15 वर्षों से पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं और उन्हें घर पर रहते हुए ही अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। जलवायु परिवर्तन ने पारंपरिक खेती को काफी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस चुनौती से किसानों को बचाने में गंभीरता से लगी है, जिसके सुखद परिणाम भी सामने आए हैं। आज बहुत सारे किसान समेकित खेती की दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। पटना जिले के अमरीश कुमार भी वैसे ही प्रगतिशील किसान हैं, जो 15 वर्षों से पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं। वे बताते हैं कि यह फायदेमंद व्यवसाय है। अंडों की बिक्री की भी कोई समस्या नहीं, बाजार खुला है। लागत की तुलना में मुनाफा भी काफी बेहतरीन आता है और पूरे वर्ष किए जाने वाला यह व्यवसाय है। खेती की शुरुआत से ही हमारे किसान भाई कीट और फल मक्खियों के प्रकोप से काफी परेशान हो जाते। फल मक्खियों सब्जियों और फलों को सड़ा देते हैं। जैविक विधि से सब्जी एवं फलों को फल मक्खियों से छुटकारा दिलाने की एक तकनीक है फ्लाइट कीट। सब्जियों एवं फलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों और फल मक्खियों का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना फसलों का। इससे उबरने के लिए रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग मिट्टी, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। जैविक विधि से फल मक्खियों से छुटकारा पाने की एक तकनीक है फ्लाइट कीट। इस कीट में एक टिकिया, जिसे ल्योर कहा जाता है, से मादा मक्खी की महक निकलती है। इसी महक की डोर से बंधकर नर मक्खी इस कीट में स्वतः आकर फंस जाते हैं। खेतों में लगातार इस कीट के व्यवहार से फल मक्खियों का प्रकोप उस खेत विशेष में स्वतः ही काफी कम हो जाता है। इस तकनीक से समस्या का समाधान भी होता है और पर्यावरण भी काफी सुरक्षित रहते हैं।
किसान भाइयों, मेंथा कई पोषक तत्वों से भरपूर एक औषधीय पौधा है। मेंथा की पत्तियों से तेल निकलता है जिसकी बाजार में काफी अच्छी मांग है। परंपरागत फसलों से जहां किसान को औसत आमदनी होती है, वहीं मेंथा जैसे औषधीय पौधे से किसानों को मोटी कमाई हो सकती है। कृषि वैज्ञानिक सीम उत्पत्ति को मेंथा के लिए उन्नत प्रभेद मानते हैं। यह नवीनतम तकनीक है जिसे मेंथा गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। आइए एक नजर डालते हैं मंडी के अब ताजा भाव पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश के विभिन्न मंडियों में आज चावल और गेहूं के भाव में काफी उतार चढ़ाव के बाद कुछ इस प्रकार स्थिर है। सोनम चावल 4000 रुपए प्रति क्विंटल, मंसूरी चावल 3200 से 3500 रुपए प्रति क्विंटल, अरवा चावल 3000 से 3600 रुपए प्रति क्विंटल, अरवा बासमती चावल 12000 से 14000 रुपए प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों, चलते चलते आप देखिए मौसम का मिजाज और मौसम अनुकूल खेती कीजिए। दिन में धूप की तलखी धीरे धीरे कम होगी, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में कमी आएगी और यह 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलती रहेगी। इस मौसम में किसानों को सब्जियों के खेतों में निराई गुड़ाई के साथ सिंचाई की भी खास सलाह दी जाती है और उसके बाद उर्वरकों की नियत मात्रा का प्रयोग भी किसान कर सकते हैं। अभी आपने कृषि जगत की खबरें देखी। वक्त हो गया है एक छोटे से विराम का। जानकारियां अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। विराम के बाद कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। हमारे प्रदेश में आलू की खेती मुख्य रूप से सब्जी के लिए की जाती है और आलू की अच्छी उपज किसानों को तभी मिल पाती है जब वे फसल का प्रबंधन सही समय पर और सही तरीके से करते हैं। इस विषय पर और जानकारी दे रही हैं हमारी विशेषज्ञ श्री प्रिया दास। किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके द्वारा हम आप तक लेकर आते हैं कृषि जगत से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां। तो आज के अंक में हम बात करेंगे आलू फसल में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी नवंबर का महीना है, आलू के फसल की खेती की जा रही है। ऐसे में हमारे किसान भाइयों के लिए यह जानना बेहद ही ज़रूरी होगा कि वह अपने आलू के फसल में कौन कौन से पोषक तत्व दें ताकि फसल से उत्पादकता अधिक से अधिक प्राप्त की जा सके। आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली की विषय वस्तु विशेषज्ञ श्री प्रिया दास जी। तो इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से आलू की खेती में पोषक तत्व प्रबंधन किया जाता है। तो मैम पहले बताइए कि ये एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी, किसी भी फसल में केमिकल या रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक तथा अकार्बनिक खाद का प्रयोग करने को एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के दिन में, क्योंकि हम हमारे एक फसल में धान हो, गेहूँ हो या आलू हो, जो कि उच्च मात्रा में पोषक तत्व लेने वाले फसल है, उसमें बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं। इसके कारण हमारी जो मिट्टी
मिट्टी है या हमारा वातावरण है या हमारे जलाशय है उसमें बहुत ज़्यादा दूषण हो रहा है। तो अगर हम इस जगह पे केमिकल खाद की मात्रा को कम कर इसमें जैविक खाद या अकार्बनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारे एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब वातावरण के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे फसल के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो जैविक खाद है इसमें संतुलित मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन, जिंक या प्रोटीन्स, एमिनो एसिड ये सब होते हैं जो हमारे पेड़ के लिए, पौधों के लिए तथा हमारे मिट्टी के लिए भी बहुत लाभकारी होते हैं। इसलिए हमें एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन खासकर उन फसलों में करना चाहिए जिन फसलों में मतलब केमिकल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मतलब प्रति हेक्टेयर कितनी मात्रा होनी चाहिए और क्या अनुपात होने चाहिए रासायनिक और जैविक खादों के बीच में, ये बताएं हमारे किसान भाइयों को। आलू के फसल में राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिकमेंडेशन के अनुसार हम हेक्टेयर में 100:90:150 रेशियो 150 के रेशियो में K/P/N अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हम इसमें एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहते हैं तो हम इस रिकमेंडेड डोज का 50% ही हमारे खेत में डालेंगे। उसके साथ हम वर्मी कंपोस्ट जो कि 2.5 से 3 टन प्रति हेक्टेयर, या इसके साथ साथ हम मशरूम स्पॉन कंपोस्ट जो कि 2.5 से 3 टन प्रति हेक्टेयर डाल सकते हैं। इसके साथ साथ हम कई अन्य फर्टिलाइज़र्स जैसे कि सरसों का जो खोल होता है जिसे मस्टर्ड केक कहते हैं उसे भी डाल सकते हैं। और आलू एक ऐसी फसल है जिसके चौड़े पत्ते होते हैं तो इसमें हम नैनो फर्टिलाइज़र्स भी डाल सकते हैं। आजकल नैनो फर्टिलाइज़र जो मार्केट में चल रहा है जो इफ़को की तरफ से आया हुआ है तो ये आलू में काफ़ी सफल है, इसलिए इस नैनो फर्टिलाइज़र को भी हम आलू में डाल सकते हैं इस एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के अंतर्गत। इसके लिए हमें नैनो फर्टिलाइज़र का जो डोज है वो 4 ml प्रति लीटर पानी में डालकर हमें पत्तों में छिड़काव करना है। इसलिए हम बेसल डोज जो खेत को रेडी करने के टाइम जब हम डोज डाल रहे हैं किसी भी खाद का तो उसमें हम DAP और पोटाश डालें और उसके बाद हम जब छिड़काव कर रहे हो तो उसमें यूरिया जैसे फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करते हुए हम नैनो फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। मैम ये बताएं कि एक बार फर्टिलाइज़र डालने के बाद दूसरे बार फिर डालने में दोनों के बीच समय का अंतराल कितना होना चाहिए? जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल चीज़ें डालते हैं तो उसमें तो हम ऐसे करते हैं कि 50% हम खेत की तैयारी के वक्त डालते हैं और दूसरे 50% नाइट्रोजन को हम 20 से 25 दिन और 40 से 45 दिन के बाद डालते हैं। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक डाल रहे हैं और उसके साथ जैसे जैविक डाल रहे हैं तो उसमें जैविक खादों में नाइट्रोजन की मात्रा या किसी भी अन्य पोषक तत्व की मात्रा थोड़ी कम होती है और इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जैविक खाद डालने की ज़रूरत है और इसे हम टोटल बुआई के वक्त ही डालें ताकि जो हमारा जैविक खाद है वो धीरे धीरे हमारी मिट्टी में सड़ता रहे और हमारे पौधों को पोषक तत्व देता रहे। तो हमें ये नहीं करना है कि इसका स्प्लिट एप्लीकेशन हमें नहीं करना है, बल्कि बुआई के वक्त ही हमें पूरे मात्रा में जैविक खाद को खेत में डालना है और अगर हम केमिकल बाद में डालना चाहते हैं तो वो हम छिड़काव के तौर पर डाल सकते हैं। आलू के फसल में एकीकृत खाद प्रबंधन के बारे में जो बता रही हैं, आप इसको रिकमेंड क्यों करती हैं? अगर हम इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो एक तो हमारे वातावरण बहुत दूषित हो रहा है, हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसमें भी पोल्यूशन हो रहा है। इसके साथ साथ जो हम केमिकल्स डाल रहे हैं वो आलू का फसल पूरी तरह उसका एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पा रहा है क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो जो हमारे पेड़ और पौधे हैं वो सिर्फ 30 से 40% ही यूज़ कर पाते हैं और फॉस्फोरस का 15 से 20% यूज़ कर पाते हैं। तो इसलिए अगर हम इन फसलों में केमिकल्स की मात्रा को कम करके जैविक डालते हैं तो जैविक खाद से जो संतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्रयोग होता है पेड़ को, उसके कारण जो है आलू जैसे फसल बहुत अच्छा उत्पादन दे सकते हैं और आलू की जो क्वालिटी है वो भी उसमें इम्प्रूव हो सकती है। और जैसे हम बायोफोर्टिफिकेशन का बात करते हैं, जैविक खाद डालने के कारण आलू के फसल में मतलब एग्रोनॉमिक बायोफोर्टिफिकेशन जो कि खाद डालने के कारण फोर्टिफिकेशन होती है वो भी होती है। तो मैम चलते चलते हमारे किसान भाइयों को कुछ संदेश देना चाहेंगी?
किसान भाइयों को मैं यही बोलना चाहूँगी कि आलू जैसे फसल में आप बिल्कुल केमिकल फर्टिलाइज़र का पूरा इस्तेमाल ना करते हुए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन करें, ताकि आपकी जो मिट्टी है वो भी सुरक्षित रहे, हमारा वातावरण भी सुरक्षित रहे और साथ ही साथ आपकी आलू की जो उत्पादन है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो और उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहे। तो ये थी कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली की श्री प्रिया दास जी, जिन्होंने हमें बताया कि आलू के फसल में किस तरह से पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए। तो मैम, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आपने आलू फसल में पोषण प्रबंधन के बारे में जानकारी ली। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे देश में अभी भी बहुत से किसान प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं, जो कि एक सरल पद्धति है। अगर हमारे किसान रासायनिक दवाइयों के बदले प्राकृतिक और घरेलू दवाइयों का उपचार करें तो वे अपने फसलों को कीटों और रोगों से बचा सकते हैं। आइए अपने विशेषज्ञ गायत्री कुमार पढ़ी से जानते हैं कैसे फसलों को रोगों और कीटों से बचा सकते हैं और इसका सही प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, अभी रबी सब्जियों की खेती का मौसम है। ऐसे में अगर आपकी सब्जियों में कीट का प्रकोप होगा तो ना सिर्फ उत्पादकता प्रभावित होगी बल्कि गुणवत्ता भी खराब होगी और बाज़ार में दाम भी कम मिलेंगे। ऐसे में अपने सब्जियों को कैसे कीट के प्रकोप से बचाएं, इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री कुमारी पाढ़ी। गायत्री जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि अभी रबी फसलों का सब्जियों की खेती का समय है, ऐसे में क्या तैयारी करें शुरू से ही कि ताकि हमारा जो फसल है, सब्जियों का उत्पादकता है, कीट से प्रकोप न हो और कीट से बचाव होता रहे। जैसे कि आप सभी को पता है कि रबी मौसम में सबसे ज़्यादा सब्जियां मिलती हैं, हरी सब्जियां, जिसमें कि आपका टमाटर, बैंगन, मिर्चा, बंधा गोभी, फूल गोभी, ये सब रबी के मौसम में ही सबसे ज़्यादा मिलता है। तो जहाँ पे ज़्यादा हरी सब्जियां होती है वहीं पे ही कीट का प्रकोप भी सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए जब हम लोग बिचड़ा लगा रहे हैं सब्जियों का, तभी से हम लोगों को रस चूसक कीड़ों का प्रबंधन का शुरुआत कर देना चाहिए। जैसे कि आपका बीज का उपचार करना, कोई भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड हुआ या थायोमेथोक्साम, इससे आपको बीज का उपचार करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका 0 से लेके 25 दिन तक, पहले 25 दिन तक नर्सरी में जो सब्जियां हैं उसमें कीट का प्रकोप, जो कि हुआ सफ़ेद मक्खी, लाही, ये दोनों कीट का प्रकोप कम रहता है। उसके साथ जब हम लोग नर्सरी लगा रहे हैं, तभी नर्सरी के चारों तरफ मलमल का कपड़ा या जिसको मसलिन क्लॉथ बोलते हैं, 40 गज का, उसको चारों तरफ घेर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि सबसे छोटा पौधा जो होता है उसमें रस चूसक कीड़ा का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। मलमल के कपड़े को चारों तरफ से लगा देने के बाद उसके ऊपर, मलमल के कपड़े के ऊपर अगर सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर देंगे तो ये रस चूसक कीड़ा जो है, सफ़ेद मक्खी या लाही, बिचड़ों से दूर रहेगा। ये रहा हमारा 25 दिन तक। 25 से लेके आप जब ट्रांसप्लांटिंग के लिए जा रहे हैं या बिचड़ों को खेत में लगाने के लिए जा रहे हैं, तब भी जो सब्जियां हैं या फिर जो बिचड़ा है बहुत सूक्ष्म मतलब अवस्था में रहता है, जिसके वजह से आपको बिचड़ा लगाने से पहले भी इमिडाक्लोप्रिड 1 लीटर पानी में 7 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड मिला के उसमें आपको बिचड़ों के जड़ों को 15 मिनट तक डुबा के रखना है। जिससे कि क्या हुआ, जो इमिडाक्लोप्रिड है वो आपका सब्जियों के जो सिस्टम में या फिर पौधों के पत्तों तक आ जाएगा और जब भी रस चूसक कीड़ा आके बैठेगा तब वो इस सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड रस चूसक कीड़ा के ऊपर काम करेगा। तो इसके तहत क्या होगा, आपका 25 से 50 दिन का जो विंडो फ्रेम रहता है उसमें हम बिचड़ों को मतलब जो रस चूसक कीड़ा से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उस तो जब 45 दिन से जब आगे होता है, पौधा कुछ बड़ा होता है, फूल लगने की स्थिति होती है, ऐसी स्थिति में कौन कौन से कीड़े का प्रकोप होता है और क्या क्या उसका बचाव किया जा सकता है? देखिए, समेकित कीट प्रबंधन में एक चीज़ है कि हम लोगों को
जब से हम बिचड़ा लगा रहे हैं तब से हार्वेस्टिंग तक हम लोगों को उसका ध्यान रखना होता है कि कोई भी कीड़ा ना आए, मतलब कि तो इसके तहत पहले जो मैंने बोला कि मलमल का कपड़ा लगाना है, उसके बाद जब 25 से 50 दिन या फिर 60 दिन तक, जब तक ये आपके सब्जियां रहते हैं, तब आपका रस चूसक कीड़ा के लिए आपको कॉन्टिन्यूसली आपका पीला छिपछिपा फाद आता है। पीला छिपछिपा फाद ऐसा आपका बरगा क्षेत्र का एक फाद होता है जिसमें आपका एक पीला कलर का पेपर लगाया जाता है और उसके साथ जो ग्रीज हम लोगों को मिलता है ना दुकान में या फिर कोई भी ऑटोमोबाइल के दुकान में मिल जाएगा, वो उसको लगा के आपको फार्म मतलब फील्ड में या फिर खेत में जहाँ पे सब्जी लगा रहे चारों दिशाओं में और बीच में लगाना पड़ेगा। ये रस चूसक कीड़ा के लिए है। और उसके साथ ही साथ जब हमारा टमाटर या फिर बैंगन, ये दोनों में सबसे ज़्यादा आपका फल भेदक और आपका बैंगन में फल और आपका तन्ना भेदक, ये दो पीलू जातीय कीड़ा सबसे ज़्यादा आता है। इसके लिए आपको जब आपका बिचड़ा लगाने से 25 से 30 दिन के बाद, तब मतलब 25 से 30 दिन से आपको गंध फास या फेरोमोन ट्रैप लगाने की आवश्यकता है। इससे क्या होगा कि फेरोमोन ट्रैप लगाने से एक है कि आप कीड़ा पे निगरानी रख सकते हैं और दूसरा है कि अगर 1 हेक्टेयर में 20 से 25 फेरोमोन ट्रैप आप लगाते हैं या गंध फास लगाते हैं तो इससे आपका पीलू का बचाव भी हो सकता है, जिससे कि आगे चल के जब पीलू का जो प्रकोप है वो ज़्यादा होता है या पीलू का वंश वृद्धि हो जाता है, तब हम लोगों को ज़्यादा मात्रा में रासायनिक कीटनाशक का उपयोग करना पड़ता है। और मेरा ये आग्रह है और अनुरोध है किसान भाइयों से कि फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल अवश्य करें, क्योंकि फेरोमोन ट्रैप में क्या होता है, जो नर पतंगे होते हैं वो नर पतंगों को रासायनिक तौर से पकड़ लिया जाता है। जैसे कि फेरोमोन ट्रैप में एक छोटा सा नॉब होता है, मतलब वो जो पीला कलर का नॉब होता है उसमें केमिकली फीमेल फेरोमोन या फिर जो मादा पतंग का जो फेरोमोन है उसको हमारे एनवायरनमेंट में स्प्रेड किया जाता है, जिससे कि नर पतंग पकड़े जाते हैं। और उससे आपका क्या होता है कि नर पतंग प्रजनन ना कर पाके जो अंडा देना है मादा पतंग को वो नहीं दे पाती। तो इससे सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि एक ETL की मात्रा होती है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, जो कि हर कीट के लिए अलग अलग होता है। तो इस ETL को या फिर इस जो संख्या होती है मतलब पतंग की, वो ऊपर जा रहा है या नहीं, ये जानने के लिए और उसको उस प्रकोप को पीलू जातीय ये के प्रकोप को कम करने के लिए ये फेरोमोन ट्रैप बहुत आवश्यक है। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, हर अलग अलग कीट के लिए अलग अलग लेयर या फिर अलग अलग केमिकल मिलता है फेरोमोन ट्रैप में। जी, फूल गोभी, बंधा गोभी और मटर, इसमें भी कीट का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है और नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में क्या कोई जैविक विधि से बचाव का तरीका है? हाँ, ये बहुत अच्छा बात आपने पूछा। जैविक विधि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कोई भी फूल गोभी, बंधा गोभी, मटर, धनिया, पालक जो भी हो, इसमें क्या करना पड़ता है आपको 20 दिन से नर्सरी लगाने के बाद और 20 से 25 दिन से नीम ऑयल या नीम का तेल 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर नीम का तेल मिला के 7 से 10 दिन के अंतराल में आपको लगातार छिड़काव करते जाना है। मतलब कीड़ा आएगा फिर छिड़काव करेंगे ऐसा नहीं, कीड़ा आने से पहले रस चूसक के लिए इसका छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, देखा आपने डॉक्टर गायत्री ने कितना विस्तार से जानकारी दी रबी फसलों में कीट प्रबंधन के बारे में। डॉक्टर गायत्री, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था कार्यक्रम कृषि दर्शन का आज का अंक। आज के कार्यक्रम के माध्यम से आपको जितनी भी जानकारी दी गई, निश्चित तौर पर उनसे आपको लाभ मिल पाएगा।
अब हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।